नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 103 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि परीक्षाएं चल रही हैं हमारी, और मैं ये आशा करता हूं कि आप सबकी जो परीक्षाओं की तैयारी है वो बहुत अच्छे से ही चल रही होगी। इसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो है श्रृंखला शुरू करी है, जिसमें आज का जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो BHIC 103 है। जहां हम 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो ये किताब है हमारी BHIC 103, इसमें टोटल 18 चैप्टर हैं। तो ऐसे में एग्जामिनर के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बनते हैं। तो हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से हैं, ताकि उनमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ जाएँ, क्योंकि पेपर में आपको टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे और 5 ही करने होंगे उसमें से। तो आशा है आपका साथ और स्नेह हमें ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज हमारा कि कुषाण कौन थे। कुषाण साम्राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो आपको कुषाणों का इंट्रो देना है और फिर ये बताना है इस साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, किन किन राजाओं ने इस साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखो, जब आप कुषाण राजाओं का इतिहास पढ़ोगे तो कुषाण जो थे वो यूची जनजाति से संबंधित है। पहली बात तो ये है। तो कुषाण एक प्राचीन राजवंश था जो कि मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन करेगा। तो कुषाणों की बात करें तो कुषाणों ने कौन कौन से एरिया को टारगेट किया था। तो उन्होंने मध्य एशिया पर अपना शासन किया था और भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। यह ध्यान रखना, पूरे भारत पर शासन नहीं किया उन्होंने सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया है, वो भी उत्तर के आसपास, पश्चिम के आसपास वाला जो था। ठीक है। तो कुषाण एक प्राचीन राजवंश है जिन्होंने मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया है। इनका संबंध यूची जनजाति से था और ये जनजाति पहले मध्य एशिया में निवास करती थी। यूची जनजाति की बात करें तो यूची जनजातियों का साइथियन, जिसे हम शक कहते हैं, इनसे इनका संघर्ष चला था। फिर यूची जनजाति जीत गई थी, इन्होंने शकों को हरा दिया था और फिर कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर आप इनका टाइम पीरियड देखोगे तो पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में था, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी के आसपास इन्होंने शासन किया था। तो सबसे पहले आप कुषाणों का एक इंट्रो दोगे। पहले ये बताओगे ये प्राचीन राजवंश था। इन्होंने मध्य एशिया और भारतीय क्षेत्र के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था। इनका संबंध यूची जनजाति से था। अगली बात यह है कि ये मध्य एशिया में निवास करते थे। यूची जनजातियों का जो साइथियन लोग हैं, यानी कि जो शक राजा थे, उनसे संघर्ष हुआ। इसमें यूची जनजाति जीत गई और इन्होंने कुषाण साम्राज्य की स्थापना कर दी। और इनका टाइम पीरियड है फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी के आसपास। तो इन 200 सालों में लगभग इन्होंने शासन किया है। तो ये तो इंट्रो हो गया कुषाण राजाओं का। कुषाण साम्राज्य की जो स्थापना है वो इनके राजा कुजुल कड़फिसेसस के द्वारा की गई थी। तो कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो कुषाण साम्राज्य का जो राजा था कुजुल कड़फिसेसस था, इसने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, व्यापारिक संबंधों के लिए जाना जाता है और बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के संदर्भ में जाना जाता है। इस समय बौद्ध धर्म अपने शिखर पर था और यहाँ पर एक राजा था कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया। यहाँ से जो बौद्ध धर्म है पूरे मध्य एशिया, भारत और चीन तक जो है फैल गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कुषाण कौन थे, तो सबसे पहले आप बताओगे कुषाणों को जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी के आसपास है। ये एक प्राचीन राजवंश है। इसने मध्य एशिया और भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया है। इनका संबंध यूची जनजाति से था जो मध्य एशिया में निवास करती थी। इन्होंने शकों को हराकर कुषाण साम्राज्य की स्थापना करी थी। इनका जो पहला राजा था जिसने कुषाण साम्राज्य की स्थापना करी थी वो कौन था? कुजुल कड़फिसेसस। ठीक है। तो कुजुल कड़फिसेसस ने जो है कुषाण साम्राज्य की स्थापना करी थी। यह साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, व्यापारिक संबंधों और बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के संबंध में जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कुषाण साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। तो देखो, किसी भी साम्राज्य का विस्तार उसके सैन्य अभियानों से होता है। जब कोई भी साम्राज्य आसपास के क्षेत्रों को जीतता जाता है तो उस साम्राज्य का विस्तार होता जाता है। तो यहाँ पर भी हमें यही पढ़ना है कि कुषाण साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। तो सबसे प्रारंभिक जो विस्तार उसका शुरू हुआ वो कुजुल कड़फिसेसस के टाइम पर शुरू हुआ, जब इसने कुषाण साम्राज्य की स्थापना करी। सबसे बड़ी बात है कुजुल की, इसने यूची जनजाति जो अलग अलग 5 भागों में बटी थी, इन सबको इसने एकजुट कर लिया और कुषाण साम्राज्य का आधार बनाया, यानी कि बेस बनाया। इसने बैक्ट्रिया और काबुल क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। बैक्ट्रिया जो क्षेत्र आधुनिक अफगानिस्तान के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। तो इसने बैक्ट्रिया और काबुल क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो अब अगर आप कुषाण साम्राज्य के विस्तार की बात करोगे तो पहला स्टेप ये था जो कुजुल कड़फिसेसस था, इसने ये देखा कि जो यूची जनजाति है अलग अलग भागों में बटी हुई है, ठीक है, 5 भागों में अलग अलग बटी हुई थी। इन सबको इसने एकजुट किया और अपने विरोधियों को खत्म किया। इसने बैक्ट्रिया क्षेत्र पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और काबुल क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लिया और यहीं से उनकी सीमाओं का विस्तार शुरू हो गया। इसके बाद नया राजा बना जिसका नाम था विम कड़फिसेसस।
इसने सबसे ज़्यादा जो है कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया है, इसलिए इसे विस्तार का स्वर्णिम काल कहा जाता है। यानी कि विम कडफिसेसस के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो है वो कुषाण राज्य की सीमाएं आगे बढ़ी हैं। इन्होंने इसी टाइम पर नॉर्थ वेस्ट भारत पर जो है अटैक किया। इसके अलावा इन्होंने गांधार, जो कि आज के पाकिस्तान वाले एरिया में है, और पंजाब के क्षेत्रों को भी कब्जा कर लिया। तो विम कडफिसेसस के टाइम पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर ये अटैक करेंगे और उस समय का गांधार, जो कि पाकिस्तान में है, और पंजाब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे और रेशम मार्ग को भी कंट्रोल में कर लेंगे। आपको पता है रेशम मार्ग जो है वो भारत चीन से होता हुआ रोम जाता था और 5000 किलोमीटर के आसपास था। तो सिल्क रूट को भी कंट्रोल करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देंगे। अगर आप कुषाण राजाओं का इतिहास पढ़ रहे हो तो सबसे जो प्रसिद्ध राजा है वो कनिष्क है। कुषाण साम्राज्य का सबसे बड़ा जो विस्तार है वो राजा कनिष्क के टाइम पीरियड पर होगा, जहां भारत में मथुरा, गांधार और कश्मीर को वो अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। उनके साम्राज्य की सीमाएं मध्य एशिया में ताशकंद, आज का जो उज्बेकिस्तान है, वहाँ अफगानिस्तान और भारत के गंगा जमुना मैदानी क्षेत्रों तक फैल जाएगी। तो अगर आप कुषाण वंश के साम्राज्य के विस्तार की बात करोगे तो पहला राजा है कुजुल कडफिसेसस, ठीक है, जिसने इस साम्राज्य की स्थापना करी, यूची जनजातियों को एकजुट किया, बैक्ट्रिया और काबुल क्षेत्र को अपने कंट्रोल किया। फिर विम कडफिसेसस आया, इसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर अटैक किया, ठीक है, गांधार और पंजाब के क्षेत्रों को मिला लिया, सिल्क रूट को भी कंट्रोल कर लिया। फिर राजा कनिष्क आया, इसने साम्राज्य का बहुत ही बड़ा विस्तार किया, मथुरा, गांधार और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। उज्बेकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान होते हुए भारत के गंगा यमुना के मैदानों तक इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और कनिष्क के टाइम पर ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और टोटल अब तक बौद्ध धर्म में 4 ही बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है, जिसमें चौथा कनिष्क के टाइम पीरियड पे कश्मीर में आयोजित की गई थी। कुषाणों ने भारत और रोम के बीच कोई व्यापार को बढ़ावा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कुषाण राजाओं ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए भाई, जिन पर राजा की मूर्ति और यूनानी और ईरानी देवताओं की छवि देखी जाती है। यानी कि एक तरफ तो राजा की ठप्पा लगा हुआ था, दूसरी तरफ यूनानी और ईरानी देवताओं की जो है छवियाँ उकेरी गई थी। कला और स्थापत्य कला की बात करोगे तो इन्होंने गांधार शैली को बढ़ावा दिया है। आगे चलकर कुषाण साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। कनिष्क के बाद कोई ऐसा राजा नहीं आएगा जो कुषाण साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूत बनाए। तो ऐसे में कुषाणों का जो टकराव है वो ससानी राजाओं और गुप्त राजाओं द्वारा होगा और ऐसे में धीरे धीरे करके इनका पतन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कुषाण साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे कुषाण कौन थे, कुषाण साम्राज्य के विस्तार का वर्णन करो, तो सिंपल से आप कुछ लाइनें बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना। पहली बात तो यह है इनका टाइम पीरियड है 1st से 3rd सेंचुरी। दूसरी बात इनका संबंध है यूची जनजाति से, जो कि मिडिल एशिया से आई थी, मध्य एशिया से आई थी। इनका जो साम्राज्य है उज्बेकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान होते हुए और भारत तक फैला हुआ था। पहला राजा था कुजुल कडफिसेसस, जिसने इस साम्राज्य की स्थापना करी थी। उसने यूची जनजातियों को इकट्ठा किया था, लेकिन उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी था उसने भारत पर अटैक किया और नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से। फिर राजा जो कनिष्क बना, इसने एक बहुत बड़े क्षेत्र का विस्तार किया और आगे चलकर इस साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आई होप सो आप लिख दोगे और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई भी होंगी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है और कई बार पेपर में आया है कि तमिलकम की आर्थिक और सामाजिक संगठन की आरंभिक ऐतिहासिकता का वर्णन कीजिए। तमिलकम, जिसे आज हम साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि दक्षिण भारत का क्षेत्र है तमिलकम, ठीक है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र थे। हमें यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और सामाजिक संगठन के बारे में बताना है। तो जब आप प्रारंभिक तमिल समाज की बात करोगे तो लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड है। और अगर आपको तमिल समाज के बारे में जानना है तो आपको संगम जो साहित्य है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय को संगम युग के नाम के से भी जाना जाता है। तो जब आप प्रारंभिक तमिल समाज का हिस्टोरिकल सोर्स देखोगे तो आपको जो है संगम साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस युग के दौरान तमिल क्षेत्र का आर्थिक विकास कैसा था, सामाजिक संगठन कैसे था। तो देखो इस दौरान तमिल क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर संबंधित थी, व्यापार पर संबंधित थी, और जो सोसाइटी थी वो वर्ग आधार पर संबंधित थी। तो आप देखो किस प्राचीन काल में किसी भी प्रशासन के बारे में पढ़ोगे, किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ोगे तो कृषि और व्यापार पर ही वो डिपेंड थी। तो आपसे पूछ रहा है वो तमिलकम की आर्थिक व्यवस्था बताओ और सामाजिक व्यवस्था। तमिलकम मतलब आप साउथ इंडिया वाला एरिया लपेटोगे, ठीक है, और यहाँ पर आप बताओगे जो प्रारंभिक तमिल समाज है इसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं, और अगर इसके बारे में हमें जानना है तो हमें संगम साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस दौरान जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और व्यापार पर आधारित थी। अब इसका वर्णन आप ऐसे करोगे, तो तमिलकम की बात करोगे तो तमिलकम की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 भागों में बटी हुई थी। हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, 7 से 8 चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से अच्छे से पढ़कर अपना बेस बना सकते हो। तो देखो तमिलकम की जो आर्थिक संगठन की विशेषताएं हैं, तो तमिलकम की अर्थव्यवस्था 5 भागों में बटी थी, जिन्हें तिनई कहा जाता था, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था, तिनई, या फिर हिंदी में थिनई कहा जाता था।
तो तमिलकम की अर्थव्यवस्था कितने भागों में बटी थी? तो हम कहेंगे 5 भागों में बटी थी। जैसे सबसे पहला एरिया था कुरुंजी। तो संगम साहित्य ये बताता है कि तमिल लोगों की अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक गतिविधियाँ 5 क्षेत्रों पर आधारित थी। पहला था कुरुंजी। कुरुंजी वो एरिया थे जो पर्वतीय क्षेत्र थे। अब कोई व्यक्ति अगर पर्वतों पर निवास करेगा तो वो क्या करेगा? शिकार करेगा, पशुपालन करेगा, गैदरिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप गैदरिंग करेगा संग्रहण लिख सकते हो हिंदी में अगर लिखना चाहो। ठीक है, संग्रहण, गैदरिंग को हिंदी में बोलते हैं संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं इसे इकट्ठी करेगा व्यक्ति। तो अगर आप तमिलकम की भौगोलिक स्थिति देखोगे तो 5 भागों में बटी हुई है। पहले है पर्वतीय क्षेत्र। तो जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों पर निवास करते थे उनकी अर्थव्यवस्था शिकार पर डिपेंड थी। वो पशुओं को पालते थे और भोजन संग्रहण करते थे। पर्वतीय क्षेत्र को तमिल साहित्य में कुरुंजी कहा गया है। दूसरा होता था चारागाह क्षेत्र, घास के मैदान होते थे ये। अब कोई व्यक्ति घास के मैदान में रहेगा तो सिंपल सी बात है पशुपालन ही होगा, शहद इकट्ठा करेगा। इसे वन क्षेत्र भी कहते हैं भाई। ठीक है, चारागाह क्षेत्र को वन क्षेत्र भी कहते हैं। तो दूसरे इसे वहाँ की भाषा में मुल्लई कहते हैं। तो संगम साहित्य के अनुसार आर्थिक गतिविधियाँ 5 भागों में बटी हुई थी। पहला कौन सा था? कुरुंजी। कुरुंजी कौन सा था? पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में क्या करेगा व्यक्ति? शिकार, पशुपालन, गैदरिंग ही तो करेगा। दूसरा क्षेत्र था मुल्लई। मुल्लई जो क्षेत्र था इसे चारागाह क्षेत्र या वन क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर लोग पशुपालन करते थे और शहद को इकट्ठा करते थे। इसके अलावा अन्य गतिविधियाँ भी होती थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है मारुतम। ये मैदानी एरिया था और यहीं पर होती थी खेती, क्योंकि खेती पहाड़ों पर तो नहीं होगी, खेती जंगलों में तो नहीं होगी, खेती कहाँ होगी? मैदानी एरिया में। खास तौर पर यहाँ पर धान की खेती दबाकर होती थी। फिर चौथा एरिया था कोस्टल एरिया, समुद्र के आसपास का। आपको पता है साउथ इंडिया जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो कोस्टल एरिया था, उसे नेदल कहते थे। यहाँ पर मछली पकड़ा जाता था और समुद्री व्यापार होता था। और एक क्षेत्र था पालई। जो ये पालई क्षेत्र था ये शुष्क क्षेत्र था, यहाँ बारिश नहीं होती थी। यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम थे तो यहाँ के लोग लूटपाट करते थे और व्यापार करते थे। तो सबसे पहले जब आप तमिलकम की अर्थव्यवस्था के बारे में बताओगे तो आप बताओगे तमिलकम की अर्थव्यवस्था 5 क्षेत्रों पर डिपेंड थी। पहला क्षेत्र था कुरुंजी, दूसरा था मुल्लई, तीसरा था मारुतम, चौथा था नेईदल, पांचवा था पालई। कुरुंजी क्षेत्र जो था वो पर्वतीय क्षेत्र था। तो आप यहाँ पर जो आंसर आप बढ़ाओगे उसमें आप पर्वतीय क्षेत्रों की आजीविका के बारे में लिखोगे। दूसरा है जो मुल्लई क्षेत्र था वो चारागाह क्षेत्र या वन क्षेत्र था। यहाँ के लोग पशुपालन, शहद संग्रह और अन्य वन्य उत्पादों पर निर्भर थे। मारुतम क्षेत्र मैदानी क्षेत्र था, यहाँ पर कृषि गतिविधियाँ होती थी। बड़े पैमाने पर यहाँ पर सिंचाई के साधन थे, भूमि उपजाऊ थी। इस तरीके से आप अपने आंसर को और ज़्यादा बढ़ा दोगे। नेदल जो था वो कोस्टल एरिया था, यहाँ मछली पकड़ने का काम करते थे लोग, समुद्री व्यापार होता था। पालई शुष्क क्षेत्र था तो रिसोर्सेज कम थे, लूटपाट होती थी। ये लोग मैदानी क्षेत्रों में जाके वहाँ के कृषि संसाधन लूट लेते थे। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियाँ भी करते थे। अब हम बात करते हैं कृषि व्यवस्था की। तो धान यहाँ की कृषि का प्रमुख उत्पाद था। खासतौर मारुतम क्षेत्र में जो है चावल उगाया जाता था। सिंचाई के लिए जलाशय और कूपों का निर्माण किया गया था। रागी, बाजरा और दालों की फसलें भी उगाई जाती थीं। व्यापार की बात करोगे तो तटीय क्षेत्रों से समुद्री व्यापार होता था। रोम से, साउथ ईस्ट एशिया से मध्य पूर्व के साथ व्यापारिक संबंध थे इस समय। बड़े पैमाने पर मसालों का, मोती का, हाथी के दांतों का, सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। बदले में रोम से सोने के सिक्के आते थे। इसके अलावा आंतरिक व्यापार में बैलगाड़ी और जानवरों की सहायता से वस्तुओं को ढोया जाता था। शिल्प उद्योग की बात करोगे तो बर्तनों का निर्माण होता था, धातु शिल्प, हाथी दांत की नक्काशियाँ होती थी और आभूषणों को बनाया जाता था। संगम युग की सबसे जो प्रसिद्ध है वो है अरक्कू सिल्क, जो कि सूती वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। अरक्कू सिल्क की बहुत डिमांड थी उस समय। राजा अपने प्रशासन के लिए कृषि पर टैक्स भी लगाता था और व्यापार पर भी टैक्स लगाता था। वाणिज्यिक गतिविधियों पर आधारित था भाई। जैसे बंदरगाहों के लिए टैक्स अलग है, बाजार के लिए टैक्स अलग है, अन्य गतिविधियों के लिए टैक्स अलग है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भाई तमिलकम क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे तमिलकम क्षेत्र जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। अगर हम इसके बारे में जानना है तो हम संगम साहित्य से समझते हैं। तमिलकम का जो अर्थव्यवस्था है वो 5 अलग अलग क्षेत्रों पर बटी हुई है, जिसे तिनई कहते हैं। तिनई में कुरुंजी, मुल्लई, मारुतम, नेदल और पाले है। कुरुंजी वनीय क्षेत्र है, मुल्लई चारागाह क्षेत्र है, मारुतम मैदानी क्षेत्र है, नेदल तटीय क्षेत्र है और पाले शुष्क क्षेत्र है। फिर कृषि व्यापार के बारे में बताओगे, शिल्प उद्योग के बारे में बताओगे और उन पर क्या टैक्स लगता था ये बताओगे। अब हम बात करें तमिलकम का समाज कैसा था। तो जब आप तमिलकम के समाज की बात करोगे, समाज 4 भागों में बटा हुआ था। पहले भाग में था राजा, दूसरे में था योद्धा, तीसरे में था व्यापारी और चौथे में थे शूद्र। तो इस प्रकार से तमिलकम का जो समाज था वो 4 भागों में बटा था। मुखिया तंत्र थे यहाँ पर। जाति व्यवस्था कोई कठोर नहीं थी यहाँ पर, उस समय कोई छुआछूत वगैरह नहीं थी। ठीक है, प्रारंभिक समाज में सामाजिक भूमिकाएं बस सबकी अलग थी। जो शूद्र है वो किसान, श्रमिक ये सब भूमिका निभाएंगे। व्यापारी वणिक गर्भ कहलाएंगे। योद्धा अरसर कहलाते थे और राजा पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल करता था। परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार मिले थे। हालांकि कुछ जगह पर महिलाओं को भी सम्मानित किया जाता था। संगम साहित्य से हमें पता चलता है कि प्रेम विवाह उस समय चलन में थे और कन्यादान की परंपरा भी थी।
महिलाओं की स्थिति की बात करोगे तो महिलाएं साहित्य, कला और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती थीं। हालांकि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो घरेलू जीवन ही व्यतीत करती थी और कृषि में अपनी भूमिका निभाती थी। कुछ ही महिलाएं हैं राजघराने से जो वीरांगनाओं के रूप में थीं। धर्म की बात करोगे तो संगम के जो लोग थे ये प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ के जो प्रमुख देवता थे वो थे मुर्गुन, कडवुल जो कि शिव जी थे, और कोट्टवई जो कि काली देवी थी। बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का यहाँ प्रभाव देखा गया। संगम साहित्य में सामाजिक जीवन के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में पता चलता है। नायक और नायिकाओं की जो कहानी है वो समाज में जो है मानवीय मूल्यों की स्थापना करती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रारंभिक तमिल समाज की बात करोगे तो आर्थिक संगठन कृषि और व्यापार पर आधारित था, जबकि सामाजिक संगठन वर्गों पर आधारित था। ज़्यादातर महिलाओं की जो स्थिति थी वो ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन उच्च घरानों की महिलाओं की स्थिति सही थी। साहित्य और कला को यहाँ पर बढ़ावा मिला है, और यहाँ की जो संस्कृति थी उसमें ज़्यादा कुछ सामाजिक भेदभाव नहीं थे, बस सबके अपने अपने अलग कार्य थे, किसी को सताया वगैरह नहीं जाता था, युद्ध वगैरह होते रहते थे। तो अगर तमिलकम की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था आपसे पूछेगा तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दे दोगे। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि गुप्त प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है भाई कि गुप्त काल के प्रशासन व्यवस्था कैसी थी ये बताओ, यानी कि गुप्त राजा अपना प्रशासन कैसे चलाते थे। तो जैसे मैं आपसे पूछूं आज भारत का प्रशासन कैसे चलता है, तो आज भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर क्या है प्रशासन की दृष्टि से अलग अलग स्टेट बनाए गए हैं और हर स्टेट की भी एक गवर्नमेंट है, फिर स्टेट को भी प्रशासन की दृष्टि से बांटा गया है और डिस्ट्रिक्ट, हर एक एरिया का अपना एक जिला है, और फिर आता है ग्राम। ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई है। तो ऐसे गुप्त काल में भी जो है प्रशासन अलग अलग भागों में बांटा गया था ताकि अच्छे से प्रशासन चलाया जा सके। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करोगे तो सबसे हम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ेंगे, यानी कि केंद्रीय प्रशासन को पढ़ेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। तो जब आप गुप्त साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन पढ़ते हो तो गुप्त साम्राज्य में जो केंद्रीय प्रशासन था वो राजा के अंडर में था। सारी की सारी मैन पावर जो किसके पास थी, वो राजा के पास थी। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी, राजा के पास थी। राजा ही न्याय करता था, राजा ही युद्ध का संचालन करता था, राज दरबार के नियम बनाता था और प्रजा के लिए नियम भी राजा ही बनाता था। तो सर्वोच्च शासक कौन होता था, राजा। उसे ही सारे प्रशासनिक कार्य के रूप में मुखिया था। वो सैनिक का मुखिया था, यानी कि न सिर्फ राजा शासन करता था बल्कि युद्ध के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, खुद युद्ध में सबसे आगे रहता था, धार्मिक व्यवस्था का भी पालन करवाता था और न्यायिक व्यवस्था का भी पालन करवाता था। गुप्त राजाओं ने अपने आप को परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उच्च सम्मानित उपाधियों से सम्मानित किया है। और गुप्त राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा था समुद्रगुप्त, जिसने बहुत बड़े एरिया को जीता था, लगभग सभी राजाओं को हरा दिया था। हर राजा का अपना सलाहकार मंडल भी होता था, क्योंकि कोई भी राजा अकेले तो शासन नहीं चला सकता, तो उसके लिए उसे योग्य मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी। तो गुप्त काल में भी एक मंत्री परिषद होती थी जो कि योग्य और बुद्धिमान मंत्रियों की होती थी। इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी होते थे जो अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे और राजा को प्रशासनिक और नीति निर्माण में सहायता भी करते थे। तो अगर गुप्तकालीन आप केंद्रीय व्यवस्था पढ़ोगे तो उसमें मेन मुखिया है राजा, लेकिन राजा अकेले शासन नहीं कर रहा, योग्य मंत्रियों का समूह भी है उसके पास। विभिन्न प्रकार के अधिकारी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में राजा की सहायता कर रहे हैं, राजा को सलाह दे रहे हैं और शासन चलाने में मदद कर रहे हैं। गुप्त राजाओं ने परम भट्टारक जैसी जो है उपाधियां धारण करी हैं। अब उन्होंने क्या करा है कि अब इतने बड़े क्षेत्र पर शासन किया गुप्त राजाओं ने, तो उन्होंने प्रशासन की सुविधा के लिए छोटे छोटे भागों में बांट दिया। तो साम्राज्य को कई प्रांतों या भागों में विभाजित किया गया और हर एक प्रांत को चलाने के लिए एक उपरिक रखा गया, जिसे आज राज्यपाल के नाम से भी जानते हैं। प्रशासनिक इकाइयों की बात करोगे तो जो प्रांत थे उन्हें भुक्ति कहा जाता था। ये साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाइयाँ होती थीं और इनका जो अधिकारी होता था वो उपरिक होता था। डिस्ट्रिक्ट जिसे जिला कहते हैं आज, उसे उस समय विषय कहते थे। हर विषय को चलाने के लिए एक विषयपति होता था जो पूरे के एरिया कंट्रोल को करता था। तो साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, भुक्ति थी। भुक्ति को कौन चलाता था, उपरिक। जिला जिसे क्या कहते थे, विषय कहते थे। विषय को कौन चलाता था, विषयपति। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम को जो चलाता था वो था ग्राम अध्यक्ष। ग्राम यानी कि गांव। अब कोई भी साम्राज्य जो होगा वो अपनी राजस्व व्यवस्था भी रखेगा, लोगों से टैक्स भी लेगा। तो गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था बहुत कुशल थी। भूमि से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त किया जाता था, क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, तो कृषि से ही सबसे ज़्यादा जो है राजस्व लिया जाएगा। इसके अलावा उपज का एक निश्चित हिस्सा लिया जाता था जिसे भाग कहते हैं, और लगभग हर राजा उस समय 1/6% जो है लोगों से कर लेता था। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों पर भी टैक्स लगाया जाता था, शिल्प गतिविधियों पर भी टैक्स लगाया जाता था, और माइनिंग यानी कि जहाँ पर खनन होता था, लोहा वगैरह निकाला जाता था, कोयला वगैरह निकाला जाता था, वहाँ से भी टैक्स की प्राप्ति की जाती थी। इसके अलावा राजा न्याय का सर्वोच्च स्रोत था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति वगैरह हैं, इनके आधार पर न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। न्यायालय में जितने विवाद होंगे उसका निपटारा वैसे तो राजा ही करता था, लेकिन
जो है स्थानीय स्तर पर अगर गांव में कोई विवाद है तो ग्राम पंचायत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसके अलावा अलग अलग अधिकारी रखे गए थे, जैसे महादंड नायक का भी एक पद होता था जिसका काम होता था न्याय देना। जब व्यक्ति असंतुष्ट होता था तो वो राजा के दरबार में जाता था और फाइनली फिर राजा का जो निर्णय होता था वो अंतिम होता था। सैन्य प्रशासन की बात करोगे तो गुप्त काल में एक मजबूत सेना स्थापित की गई थी, जहां पैदल सैनिक भी थे, अश्वारोही यानी कि घोड़े वाले सैनिक भी थे, रथारोही यानी कि रथ वाले सैनिक भी थे और गजारोही यानी कि हाथी वाले सैनिक भी थे। इसके शाही सेना के अलावा हर एक एरिया की अपनी लोकल सेना भी थी जो कि युद्ध में राजा की मदद करती थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था और संस्कृति की बात करोगे तो गुप्त राजाओं ने राजनीतिक व्यवस्था को तो मजबूत बनाया ही बनाया, साथ ही साथ व्यापार, कृषि और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए भी अलग अलग पॉलिसी बनाई, कला, साहित्य और विज्ञान को भी बढ़ावा दिया। गुप्त काल को साहित्य के लिए और वास्तुकला के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त राजा वैसे तो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों को बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उन्होंने समर्थन किया है। तो इस प्रकार से अगर आप गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखोगे तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप में एक संगठित व्यवस्था थी, एक स्थिर व्यवस्था थी और इसने एक बहुत बड़े स्तर पर शासन का निर्माण किया है, जहां बड़े पैमाने पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी अधिकार दिए गए हैं, जो स्थानीय सरकारें हैं उन्हें भी जो है अधिकार दिए गए हैं और योग्य प्रशासनिक अधिकारी रखे गए हैं। कला और साहित्य को भी इन्होंने बढ़ावा दिया और विभिन्न जो विद्वान हैं वो इनके राज दरबार में रहते थे। तो इस प्रकार से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर ये क्वेश्चन भी पेपर में आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। अब चौथा क्वेश्चन जो आपका पेपर में आता है वो टिप्पणी करने के लिए आता है। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 ऑप्शनों में से आप किसी भी 2 ऑप्शन पर टिप्पणी कर सकते हो, बट हम यहाँ पर चारों ही ऑप्शन को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें क्या पता भाई पेपर में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक पर हम टिप्पणी करेंगे। तो देखो, इंडो का मतलब होता है इंडियन और ग्रीक का मतलब है यूनानी। तो हिंद यूनानी राजाओं ने जो भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर जो शासन किया, तो इनकी क्या विशेषताएं थी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप इंडो ग्रीक की बात करोगे तो इसे हम हिंद यूनानी भी बोलते हैं। तो अगर इंडो ग्रीक की जगह हिंद यूनानी आ जाए या इंडो यवन आ जाए तो भी बात एक ही है। तो जब आप इंडो ग्रीक साम्राज्य के बारे में पढ़ते हो तो ये हमें यह बताता है किस प्रकार से भारत और यूनान के बीच में सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराओं का आदान प्रदान हुआ। ये आदान प्रदान शुरू होता है 2nd सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी BCE के आसपास। आज के टाइम पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो उस समय का आज का जो पाकिस्तान है और उस समय जो हमारा भारत का हिस्सा था, सबसे पहले अगर ग्रीक राजा की बात करोगे तो डेमेट्रियस प्रथम ने इसे शुरू किया था, जो बैक्ट्रिया से भारत आया था और अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया था। इंडो ग्रीक राजाओं में जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था मिनेंडर वन, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। जब आप बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़ोगे तो इस मिलिंद का नाम और नागसेन के साथ इसका नाम बहुत ज़्यादा आएगा। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जो इन्हीं के ऊपर लिखा गया है, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन, वो इनसे बातचीत कर रहा है और आगे चलकर ये बौद्ध धर्म को अपना भी लेगा, आगे चलकर ये बौद्ध धर्म को संरक्षण भी देगा। तो इंडो ग्रीक शासनकाल ने भारतीय कला को बढ़ावा दिया, वास्तुकला को बढ़ावा दिया, भाषाओं को बढ़ावा दिया। ग्रीक मुद्रा प्रणाली की बात करोगे तो शासक के चेहरे की शुरुआत हुई, यानी कि देखो हिंद यूनानी राजा ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहली बार सिक्कों पर अपनी छवि बनवानी शुरू कर दी। यानी कि जो आप जो सिक्के देखते हो, कॉइन्स देखते हो, उस पर जो फोटोज होती हैं वो इंडो ग्रीक राजाओं ने शुरुआत करी थी। इन्होंने गांधार कला को बढ़ावा दिया था। हालांकि इनके साम्राज्य का जो पतन हुआ आगे चलकर वो कुषाणों की वजह से हुआ। कुषाणों ने इंडो ग्रीक राजाओं को हरा दिया और फिर यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे कि इंडो ग्रीक राजाओं पर भाई टिप्पणी करो, तो आप बताओगे पहली बात तो इनका टाइम पीरियड है 2nd सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी BCE के पास। इंडो ग्रीक साम्राज्य की वजह से भारत और यूनान के बीच में संपर्क स्थापित हुआ। डेमेट्रियस प्रथम ने, जो कि बैक्ट्रिया से भारत में आया था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले इलाके से एंट्री करी थी। इनका जो सबसे फेमस राजा था वो राजा मिनेंडर था, जिसने आगे चलकर बौद्ध धर्म को फॉलो किया था। एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक बौद्ध भिक्षु नागसेन ने इनसे बातचीत की थी। आगे चलकर इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, भारतीय वास्तुकला को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने जो सिक्के चलाए, हिंद यूनानी लोगों ने जो सिक्के चलाए, उसमें राजा की फ़ोटो भी छपनी शुरू हो चुकी थी। तो इस प्रकार से इंडो ग्रीक साम्राज्य जो था वो भारत पर शासन कर रहा था, लेकिन आगे चलकर इन्हें अलग अलग साम्राज्यों से चुनौती मिलेगी और ये हार जाएंगे और इस तरीके से इनका शासन खत्म हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है जिस पे हमें टिप्पणी करनी है वो सप्तवाहन प्रशासन के बारे में बात करनी है हमें। तो दक्कन का जो एरिया है महाराष्ट्र के आसपास का आज का, उस पर किसी ज़माने में सप्तवाहन राजा शासन करते थे और वो टाइम पीरियड था 1st सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी के आसपास। तो भारत का अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हो तो ये अधूरा रहता है सप्तवाहन इतिहास के बिना। तो इसलिए सप्तवाहन इतिहास की स्टडी जरूर की जाती है, जो कि दक्षिण भारत और दक्कन के क्षेत्र में शासन कर रहे थे।
अब हमसे ये पूछा है कि ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, तो सेम वही वाली बात है, कोई भी व्यक्ति शासन व्यवस्था कैसे चलाएगा। तो सप्तवाहन शासन में भी जो मेन भूमिका थी वो राजा की थी। ठीक है, राजा ही सारे डिसीजन लेता था, सारी मैन पावर जो थी वो राजा के पास ही थी। राजा ही सेना की लीडरशिप करता था, राजा ही धर्म की स्थापना करता था, राजा ही न्याय करता था, राजा को ही सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने सामंतशाही अपनाया था। सामंतशाही का मतलब है जैसे ये पूरा एरिया है तो इस एरिया को अलग अलग छोटे 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 क्या करेंगे, भागों में बांट देंगे प्रशासन की दृष्टि से, और हर एरिया का कंट्रोल एक बंदे के ऊपर दे देंगे, वो बंदा कहलाएगा सामंत, और ये यहाँ से सारे टैक्स वगैरह वसूलेगा और राजा तक पहुँचाएगा। इसके अलावा महादंड नायक जैसे अधिकारियों को भी रखा गया था। साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में भी बांटा गया था। तो जैसे अभी आपने गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था लिखी थी, बस वैसे सप्तवाहन की लिख देना। सप्तवाहन साम्राज्य का भी जो टैक्स था वो कृषि से आता था, व्यापार से आता था, किसान और व्यापारी और कारीगरों से वसूला जाता था टैक्स। इसके अलावा शिल्प और व्यापार से भी टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा सैनिक संगठन की बात करोगे तो सप्तवाहनों की सेना मजबूत थी। भाई कोई भी शासन जो है 100 से 200 साल अगर शासन कर रहा है तो सिंपल सी बात है, उनकी सेना जो है मजबूत होगी। पैदल सैनिक होंगे, पहले के जमाने की जो सेना थी पैदल सैनिक होंगे, अश्व सेना होगी, रथ होगी। तो सप्तवाहन शासकों ने भारत में विदेशी आक्रमण को रोकने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेना के कमांडर को महासेनापति कहा जाता था। सप्तवाहन जो थे उन्होंने ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, बहुत सारे स्तूप बनवाए हैं, बहुत सारे विहार बनवाए हैं। उन्होंने अपनी एक मुद्रा प्रणाली विकसित की। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का ये प्रयोग करते थे। तो मैं आशा करता हूँ सप्तवाहन के ऊपर आएगा तो आप डेफिनेटली कर दोगे। बस आपको इनका एरिया ध्यान रखना है कि दक्कन के क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया। एक दो राजा के नाम लिखना हो तो लिख देना। सप्तवाहन राजाओं में अगर आप बात करोगे सबसे प्रसिद्ध राजा था गौतमी पुत्र सप्तवर्णी, और ये लोग अपनी माता के नाम से जाने जाते थे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये अपनी पिता के गोत्र का प्रयोग नहीं करते थे, माता के गोत्र का प्रयोग करते थे। अगला टॉपिक जो हमारा टिप्पणी करने के लिए है वो है राजा हर्षवर्धन। तो राजा हर्षवर्धन की बात करोगे और प्राचीन भारत का अगर इतिहास पढ़ोगे आप 606 से 647 के आसपास का, तो ये सबसे प्रभावशाली राजा थे। इन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करी थी। इनका जो संबंध था वो पुष्यभूति वंश से था। तो जब आप राजा हर्षवर्धन के बारे में बात करते हो तो प्राचीन भारत के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक हैं। पुष्यभूति वंश के शासक थे ये। इन्होंने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था जिसमें कश्मीर भी शामिल था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर हरियाणा और उसके बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनवाया, यानी कि हर्षवर्धन के टाइम पर जो राजधानी थी वो पहली थानेश्वर थी और फिर कन्नौज। इसके शासन के समय पर भारत ने सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्य के रूप में विकास किया है। अगर हर्षवर्धन के राजनीतिक जीवन की बात करोगे तो हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद और अपनी बहन राज्यश्री के संकट के बाद सत्ता संभाली थी। इसे बहुत सारे हिंसक युद्ध लड़ने पड़े थे अपने राजा बनने के लिए, लेकिन आगे चलकर जब ये राजा बन गया तो इसने युद्ध के बजाय शांति पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो हर्षवर्धन राजा नहीं बनता अगर इसका भाई नहीं मरता। तो अगर आप इसकी कहानी पढ़ोगे तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है इनकी कि इनका भाई जो राज्यवर्धन था जब अटैक हुआ बाहरी तो इन्हें किडनैप कर लिया गया, तो ये उसे जाएंगे बचाने, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी और अपनी बहन राजश्री के संकट के बाद सत्ता संभालेंगे। आगे चलकर एक मजबूत शासन स्थापित करेंगे। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा तक का जो क्षेत्र है अपने कंट्रोल में करेंगे। नर्मदा नदी के दक्षिण में जो चालुक्य राजा हैं पुलकेशिन द्वितीय, इनसे जब इनका युद्ध होगा तो ये राजा इन्हें हरा देगा। तो इसकी वजह से साउथ इंडिया को नहीं जीत पाएंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया को पूरा ये कंट्रोल करेंगे राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन की बात करें तो इन्होंने टॉलरेंस की नीति अपनाई थी। शुरू में ये शैव धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के प्रशंसक बन गए, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बहुत सारे मठ बनवाए, बहुत सारे स्तूप बनवाए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी दान दिया इन्होंने। साहित्य और संस्कृति की बात करोगे तो राजा हर्षवर्धन खुद एक विद्वान थे, लेखक थे। इन्होंने किताब लिखी थी, एक रत्नावली, एक थी अमयुक्त मलयद, एक थी नागानंद। ये कुछ ऐसे इन्होंने किताबें लिखी हैं जिससे पता चलता है इन्होंने साहित्य और संस्कृति को ही बढ़ावा दिया है। इनके दरबार में जो सबसे प्रमुख कवि थे वो थे बाण भट्ट, जिन्होंने एक किताब लिखी है हर्षचरित, जिसमें हमें राजा हर्षवर्धन के जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, उस काल में जो विदेशी यात्री आए थे, जैसे कि एक चीनी यात्री आया था हेनसांग, उसके बारे में भी पता चलता है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है भाई हर्षवर्धन के ऊपर आप टिप्पणी करो, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, हर्षवर्धन का संबंध कौन से वंश से है? तो हर्षवर्धन का संबंध है पुष्यभूति वंश से है। टाइम पीरियड क्या है? 666 647। उत्तर भारत के क्षेत्र को ये पूरा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय इन्हें हरा देगा, जिसकी वजह से दक्षिण भारत पर ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। धार्मिक सहिष्णुता थी, शैव धर्म के फॉलोअर थे पहले ये, बाद में बौद्ध धर्म की भी प्रशंसा करी। खुद एक विद्वान और लेखक थे, अमयुक्त मलयद, रत्नावली, नागानंद जैसी किताबें इन्होंने लिखी हैं। इनके दरबार में जो कवि थे वो बाण भट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित नाम का ग्रंथ लिखा है। हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी संगठित थी, सेना बड़ी मजबूत थी और टैक्स प्रणाली भी बड़ी प्रभावशाली थी। जनता के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी और हर 5 वर्ष में विशाल दान उत्सव करते थे।
तो इस प्रकार से अगर निष्कर्ष निकालोगे तो राजा हर्षवर्धन का इतिहास भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ता है। इनकी उदारता, इनकी धार्मिक सहिष्णुता, साहित्य प्रेम इन्हें महान शासक के रूप में स्थापित करते हैं। अगर आप हर्षवर्धन की कहानियाँ देखोगे तो आप रियल में इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाओगे। इस हिस्से का जो है आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। इसके बाद की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। तो गुप्त साम्राज्य की आप जानते ही हो, इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे जो बड़े बड़े राजा हैं उन्होंने इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया है। लेकिन आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया? तो स्कंदगुप्त के बाद कोई भी एक मजबूत राजा नहीं था जो कि गुप्त राजाओं को चला सकता हो। तो किसी भी साम्राज्य के जो है पतन के जो कारण होते हैं वो अर्थव्यवस्था रुक जाती है, राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है, सैनिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है, राजा भोग विलासी जीवन व्यतीत करते हैं और वो साम्राज्य खत्म हो जाता है। अगर आप गुप्त साम्राज्य के पतन की बात करोगे, सबसे पहला कारण है हुणों का आक्रमण। तो जब स्कंदगुप्त शासन कर रहा था तो तभी से ही हुणों का आक्रमण होना शुरू हो चुका था। गुप्त साम्राज्य पर हुणों के लगातार आक्रमण होते रहे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का दबाव बढ़ता ही चला गया और इसके बाद जो राजा आए वो इन हुणों का आक्रमण नहीं सह पाए। परिणाम ये हुआ कि गुप्त साम्राज्य की जो सैनिक व्यवस्था है और जो अर्थव्यवस्था है वो इस युद्ध में उलझकर पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का पहला कारण क्या है? तो गुप्त साम्राज्य के पतन का पहला कारण है हुणों का आक्रमण। तो हुण जनजाति जो थी वो लगातार जो है गुप्त साम्राज्य पर शासन करने के लिए आक्रमण कर रही थी। हालांकि गुप्त राजाओं ने बड़ी वीरतापूर्वक इनका सामना किया, लेकिन लगातार आक्रमण होते गए और गुप्त राजाओं की जो सेना है वो कमज़ोर होती गई। युद्ध में फंसे रहने की वजह से इनकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो गई और कई जगह विद्रोह हो गए, जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो गुप्त साम्राज्य में कई बड़े बड़े प्रांत थे और शुरुआत में गुप्त राजाओं ने बहुत सारे राजाओं को हराया था। जैसे समुद्रगुप्त के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था। अब जो ये हारे हुए राजा थे ये तो मौका ही ढूंढ रहे थे कि जब भी गुप्त राजा युद्ध में फंसेंगे हम अपना क्षेत्र स्वतंत्र कर लेंगे। तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कई बड़े बड़े प्रांत थे जिन पे गुप्त राजाओं का नाम मात्र का नियंत्रण था। जैसे जैसे साम्राज्य कमजोर हुआ इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बड़े पैमाने पर राजाओं ने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया। राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर उत्तराधिकारी। तो स्कंदगुप्त जैसे महान योद्धा के बाद जो है गुप्त साम्राज्य में कोई भी ऐसा बड़ा राजा नहीं आया जो आंतरिक विद्रोह को दबा देता, सामंतों को दबा देता, जो राजा विद्रोह कर रहे थे उन्हें दबा देता या हुणों के आक्रमण का सामना कर पाता। तो कमजोर शासकों की वजह से गुप्त साम्राज्य जो है प्रभावहीन हो गया। हुणों के आक्रमण की वजह से, आंतरिक दंगे फसादों की वजह से, आंतरिक विद्रोह की वजह से अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई, व्यापार बिल्कुल रुक गया। अब व्यापार रुक गया तो टैक्स आना बंद हो गया, टैक्स आना बंद हो गया तो स्थिति कमजोर हो गई। इसके अलावा शुरुआत में सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन आगे चलकर सेना को बनाए रखने के लिए धन की कमी महसूस हुई, जिसकी वजह से जो सेना है वो संगठित नहीं रही, सेना ने विद्रोह कर दिया और गुप्त साम्राज्य पतन हो गया। किसी भी साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, ध्यान रखना। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी था। गुप्त काल में ब्राह्मणवाद का प्रभाव पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म लोकप्रिय होने लगे, जिसकी वजह से ब्राह्मणों की जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे करके डाउन होने लगी। तो उन्होंने भी क्या करा, इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन का मूल कारण था वो बाहरी आक्रमण थे, आंतरिक विद्रोह थे, अर्थव्यवस्था का गिरावट थी, जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया और आगे चलकर ये छोटे छोटे भागों में बंट गया। तो ये 4 क्वेश्चन जो है हमने अभी पढ़े हैं। 5वें क्वेश्चन को हम डिस्कस जो करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, ताकि अगली वीडियो में जो है हम उसी प्रकार से चीज़ों को रखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।